पिछले क्लास में हम लोग सारणिकों के गुणधर्म हम लोग 4 पढ़ चुके थे, 2 और गुणधर्म बचा था, वो आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे, जिसका 5वां हम गुणधर्म बोर्ड पर लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि यदि एक सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ अवयव, ध्यान दीजिएगा, सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ अवयव या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी किसी भी सारणी के किसी भी पंक्ति में 2 पदों का योग हो या किसी स्तंभ में 2 पदों का योग हो तो उस सारणी को हम लोग 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं डेल्टा बराबर a प्लस a1 b प्लस b1 c प्लस c1 और यहाँ पर ले लेते हैं d e f g h i। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि इस सारणी के जो पहला स्तंभ है वो 2 पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है, लेकिन सभी अवयव इसके, इसमें बोल रहा था कि कुछ या सभी अवयव, तो हम सभी अवयव ले लिए। कुछ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ का मतलब 3 में से या तो 1 या 2, सभी का मतलब तीनों हो जाएगा। तो यदि इसमें कुछ भी नहीं व्यक्त होगा योगफल के रूप में तो यहाँ C1 की जगह हम 0 मान लेंगे, यहाँ 0 है। लेकिन पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो पहला हमारा कॉलम का पहला स्तंभ का जो पहला अवयव है वो a प्लस a1 है, b प्लस b1 है और c प्लस c1 है। ठीक है, इसको हम लोग सारणिक के 3x3 के सारणिक के विस्तार के अनुसार इसको विस्तार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर c1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। c1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो चलिए क्या मिलता है, देखिए C1 का पहला अवयव है a प्लस a1 और हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर पहला स्तंभ है, इसका चिन्ह होगा प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो इसका प्लस चिन्ह होगा। फिर ये जिस स्तंभ में छोड़ देंगे, जिस पंक्ति में छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, E H F I। ठीक है, फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस है, माइनस लिखेंगे b प्लस b1। फिर इसका जिस स्तंभ में है और जिस पंक्ति में छोड़ने के बाद जो सारणिक प्राप्त होगा वो लिखेंगे, तो ये और ये छोड़ देंगे तो d g f i होगा। फिर प्लस, इसका चिन्ह प्लस होगा, c प्लस c1। यहां पर हम लोग ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे तो d g e h मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस a1 इंटू, इसको हम लोग विकर्ण को गुणा करेंगे, e i माइनस f h माइनस b प्लस b1 b i माइनस f g। यहाँ पर लिखेंगे c प्लस c1 d d h प्लस ई जी, नहीं माइनस ई जी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें देखिए a से इसमें गुणा करेंगे, a1 से इसमें करेंगे। तो चलिए पहले a से करते हैं, e i माइनस एफ एच प्लस a1 से भी कर लेंगे, e i माइनस एफ एच। उसी तरह अब यहाँ पर देखिए b से करेंगे तो माइनस से भी गुणा होगा तो माइनस b हो जाएगा, माइनस b इंटू डी आई माइनस एफ जी और फिर माइनस प्लस माइनस b1 डी आई माइनस एफ जी। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, c से गुणा करेंगे तो प्लस c इंटू डी एच माइनस ई जी प्लस c1 इंटू डी एच माइनस ई जी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे कि a, b और c वाला को एक साथ रखेंगे, a1
B1 और C1 वाला को एक साथ लिखेंगे। चलिए A इंटू EI माइनस FH माइनस B इंटू DI माइनस FG और प्लस C इंटू DH माइनस EG प्लस A1 इंटू EI माइनस FH माइनस B1 इंटू DI माइनस FG प्लस C1 इंटू DH माइनस EG। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि यहां पर हम लोग EI माइनस FH, DI माइनस FG और DH माइनस EG लिखे थे, C1 के सापेक्ष विस्तार किए थे, ठीक है। तो उसी तरह यदि इसको हम लोग को सारणिक के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए A, B और तीसरा है C, उसके बाद D, E, F, G, H, I। हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि फिर हम लोग C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो उतना ही मिलेगा। देख लीजिए A जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तो A तो क्या बचा, इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ देंगे तो यही चारों बचा, तो EI माइनस FH मिलेगा, देखिए है। फिर अगला का चिन्ह माइनस होता है B का, ये स्तंभ और ये रो छोड़ देंगे तो DGFI बच रहा है, तो क्या मिलेगा DI माइनस FG यहाँ पर बच रहा है। फिर इस अगला का लिखेंगे C, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा DH माइनस EG है। इसका मतलब कि इसके बराबर हम इसको भी लिख सकते हैं या इसको बराबर हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसका विस्तार भी कर सकते हैं इस रूप में और उस विस्तार से सारणी का भी हम लोग रूप में ला सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए ये और ये सब में सेम है, केवल अंतर क्या है, A की जगह A1 है, B की जगह B1 है और C की जगह C1 है। तो इसी सारणिक में A की जगह A1, B की जगह B1 और C की जगह C1 कर देंगे, प्लस लगा देंगे तो क्या मिलेगा A1 B1 C1, उसके बाद D E F G H I, ठीक है। इसका भी आप लोग C1 के सापेक्ष विस्तार कीजिएगा तो इतना ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग को लिखे थे पहला कॉलम जो था वो दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त था, तो यहाँ पर सारणिक जो है वो दो सारणिकों के योगफल के रूप में प्राप्त हो गया। यही हमारा गुणधर्म था और इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। अब देखिए यदि इसमें तीन पद होता, यदि यहाँ पर तीन पदों में ये व्यक्त होता तो यहाँ पर हमको तीन सारणिक प्राप्त होता, ये ध्यान रखना है। और वही नहीं, केवल कॉलम ही नहीं, पंक्ति भी यदि इस रूप में होता तो हम लोग उसी तरह लिखते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देख लेते हैं, आपकी किताब का ही हम उदाहरण दे देते हैं। आपकी किताब में एक उदाहरण दिया है, उसी को हम लिखते हैं A प्लस 2x x B प्लस 2y y C प्लस 2z z। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इस सारणिक में दूसरा जो पंक्ति है वो दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है। तो हम लोग ठीक इसी प्रकार लिखे, देखिए क्या मिला था हम लोग को, इससे और इससे तुलना कीजिए तो हम क्या लिखे हैं, इसलिए कि अब ये तो हम लोग बार बार करेंगे नहीं, तो हमको यहां से यहां पहुंचना है तो वहीं पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए A B C पहला प्लस के इधर वाला सारा अंक एक साथ यहां मिला है और बाकी ये दूसरा और तीसरा कॉलम सेम है, इसमें देख लीजिए, ठीक है। उसी तरह प्लस के बाद वाला जो A1 B1 C1 मिला है वो दूसरा स्तंभ का पहला कॉलम हो गया है, दूसरा सारणिक का पहला कॉलम हो गया है A1 B1 C1 और बाकी ये दोनों कॉलम उसमें विषमान है। उसी तरह यहां भी हम लोग करेंगे, इसको दो सारणिक के योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो एक ये जो पहला वाला लाइन है AX, फिर क्या मिलेगा BBY, फिर क्या मिलेगा CCZ। चलिए फिर प्लस, ये योगफल के रूप में है तो प्लस लिखेंगे, यदि यहीं पर माइनस होता तो हम लोग माइनस लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो चलिए a2x, फिर b2y, फिर c2z, ये दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त हो गया है। जैसे यहां पर हम लोग किए थे उसी तरह मानते हैं यहाँ C1 था तो हम लोग को साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर R2 है तो R2 है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर C1 था तो C1 जो है वो दो भागों में विभक्त हुआ है, उसका पहला घटक पहला C1 है और दूसरा घटक दूसरा का C1 है। उसी तरह ये R2 का पहला घटक जो पहला R2 पहला सारणिक का R2 होगा और दूसरा घटक दूसरा सारणिक का R2 होगा, देख लीजिए। बाकी इसमें R1 और R3 दोनों में सेम है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें देखिए R2 में पहला वाला घटक जो है वो पहला वाला सारणिक में है, दूसरा वाला जो घटक है वो दूसरा सारणी में है। हमको लगता है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सारणी के गुणधर्म के अनुसार। गुणधर्म हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी भी सारणी के किसी भी दो पंक्ति के संगत अवयव सभी संगत अवयव समान हो, देख लीजिए ये और ये समान है, इसका मान क्या होगा 0। और एक चीज और पढ़े थे कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव दूसरे किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव के समान अनुपात में हो यानी समानुपाती हो तो भी उस सारणी का मान 0 होता है। यहाँ पर देखिए 2x 2y 2z x y z ये समान अनुपात में है क्योंकि 2x y x करेंगे तो 2 मिलेगा, 2y y करेंगे तो 2 मिलेगा, 2z y z करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि इस स्थिति में ये समानुपातिक हो गया, इसलिए इसका भी मान 0 मिलेगा। तो 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। चलिए अब हम लोग गुणधर्म सीखते हैं जो बोर्ड पर देखते हैं, जो बोर्ड पर लिख दिए हैं। यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अवयव में प्रश्नावली 3.4 के पहले हम लोग प्रारंभिक संक्रिया पढ़े थे। उसी प्रारंभिक संक्रिया की बात हो रही है कि यदि वैसा भी हम लोग प्रारंभिक संक्रिया करेंगे तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर अर्थात में लिखा है कि यदि ri प्लस के rj तथा ci प्लस के cj का प्रयोग करें तो सारणिक का मान वही रहता है, यानी कि परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किसी अन्य पंक्ति के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करके जोड़ देंगे और उससे जो सारणिक प्राप्त होगा उसका भी मान वही होगा जो पहले सारणिक का मान था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। इसका प्रूफ हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए डेल्टा बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पर a b c d e f g h i। चलिए C1 के सापेक्ष विस्तार कीजिए। C1 के अंदिश विस्तार करने पर तो क्या मिलेगा, देख लीजिए a इंटू ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए e i माइनस f। देखिए अब हम लोग सारणी में लिख करके डायरेक्ट लिख कर सकते हैं। तो ये स्तंभ और ये रो छोड़ देंगे यानी कॉलम पंक्ति, तो ये 4 बचा। तो इसमें पहले विकर्ण का गुणा करेंगे e i माइनस एफ एच, इसका चिन्ह b का चिन्ह माइनस होता है माइनस b, तो इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो डी जी एफ आई मिल रहा है, तो डी आई माइनस एफ जे। ठीक है, फिर प्लस सी, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो क्या बच रहा है डी जी ई एच, विकर्ण का गुणा कीजिए डी एच माइनस ई जी, डी एच माइनस ई जी। ठीक है, अब चलिए हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग इन संक्रिया में से कोई एक संक्रिया करते हैं तो लिखते हैं हम यहां पर R1 का R1 प्लस के R2 से हम लोग यहां पर सारणिक बदल लेंगे। तो हमारा सारणिक जो बदल रहा है उसको हम डेल्टा 1 कर दे रहे हैं। तो डेल्टा 1 जब करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर R1 में के R2 से गुणा कर रहे हैं, के R1 में के R2 जोड़ रहे हैं। तो R1 हमारा हुआ AGH और ये हुआ BEH, ADG हुआ
और ये हुआ BEH। तो चलिए R1 में इसमें K से गुणा कीजिए तो KB हो जाएगा, इसमें जोड़िए तो A प्लस KB होगा, A प्लस KB। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें करिए तो D प्लस क्या होगा, KE, D प्लस KE। फिर उसी तरह इसमें K से गुणा करके इसमें जोड़िए तो G प्लस KH। और बाकी यहां पर हम संक्रिया केवल कर रहे हैं R1 का, तो R2 और R3 उसी तरह रहेगा। तो R2 क्या हो जाएगा हमारा BEH और R3 क्या होगा CFI। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये इसके बराबर मिल रहा है कि नहीं, इसके ये इतना के बराबर। ठीक है, तो हम लोग इसका विस्तार करेंगे और विस्तार करने के बाद हमको मालूम चलेगा कि वो मिल रहा है कि नहीं। चलिए तो अब ये विस्तार कैसे होगा, अभी पीछे वाला गुणधर्म में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी आव्यूह के किसी भी पंक्ति या स्तंभ दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो वो सारणिक दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो जाता है। तो चलिए उसी रूप का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए R1, पहले देखिए R1 दो पदों के रूप में व्यक्त है, तो पहले R2 R3 लिख लीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा आप लोगों को। CFI, अभी R1 छोड़ दीजिए, इसमें भी यहां प्लस है तो हम भी यहां प्लस दे देंगे। फिर इसमें भी R2 R3 उसी तरह लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए R1 में पहला घटक जो है वो पहला सारणिक में लिख दीजिए ADG, और दूसरा जो मिल रहा है वो यहां लिख दीजिए। तो क्या मिला, KB KE KH। हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां ये जो है ABC और DEF GHI, और यहां इस सारणिक में देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं पीछे गुणधर्म में कि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को बाहर किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग साफ देख रहे हैं कि पहला पंक्ति में K उभयनिष्ठ गुणनखंड है, K तीनों में है, तो हम लोग यहां से K कमन कर सकते हैं। तो K कमन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला मिल जाएगा BEH, और दूसरा पंक्ति हमारा होगा BEH, और तीसरा पंक्ति होगा CFI। ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, तो जब हम ये कमन कर लिए तो ये सारणिक देखिए कैसा हो गया, पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति दोनों समान हो गया। और हम लोग पढ़े हैं सारणिक के गुणधर्म में कि पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति यानी किसी भी सारणिक के दो पंक्ति समान हो, यानी संगत अवयव सभी समान हो, तो उस स्थिति में सारणिक का मान शून्य होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, ABC DEF GHI प्लस K इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा ये, और ये 0 को इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। तो हम लोग लिख देंगे यहां पर ABC DEF GHI। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं क्लियरली कि इसके बराबर आ गया, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बराबर डेल्टा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि हम लोग संक्रिया कौन सा किए थे, R1 प्लस KR2, R1 की संक्रिया हुई थी और R1 प्लस KR2 की संक्रिया हम लोग किए थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक नोट देख लेते हैं। इस गुणधर्म पर दो नोट है, हम लोग देख लेते हैं। पहला, जो ये रिजल्ट अभी हम लोग प्राप्त किए उसी रिजल्ट पर है। यदि डेल्टा में ये संक्रिया पंक्ति की संक्रिया या स्तंभ की संक्रिया हम लोग प्रारंभिक संक्रिया करते हैं और उससे डेल्टा 1 प्राप्त होता है तो वो दोनों बराबर होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम लोग जो डेल्टा लिए थे, यहाँ पर संक्रिया हम लोग ये किए थे, तो लास्ट में ये क्या मिला था, डेल्टा, उसी तरह यहाँ भी प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यानी कि डेल्टा 1 और डेल्टा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे करने का मतलब ये है यदि एक साथ ये पंक्ति की संक्रिया और स्तंभ की संक्रिया का प्रयोग हम लोग एक साथ एक से अधिक बार करना चाहते हैं, जैसे हम लोग आव्यूह में करते थे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको तत्समक बनाने के लिए जब हम लोग आव्यूह में करते थे, तो वहां पर भी उसी सेम प्रक्रिया का प्रयोग करना है। वही चीज यहाँ पर लिखा है कि एक से अधिक बार होता है। तो ध्यान रखना है कि पहली बार
जो हम लोग पत्ती या स्तंभ को प्रभावित किए हैं वो दूसरी बार प्रभावित नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, ध्यान रखना है कि पहली संक्रिया से प्रभावित पत्ती या स्तंभ का अन्य संक्रिया में प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम R1 की संक्रिया कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पर हम R1 लिखे थे, R1 की संक्रिया हम कर रहे हैं, तो इसके साथ एक और संक्रिया यदि करना चाहते हैं हम, तो अब R1 इसमें प्रभावित हो चुका है, इसलिए यहां पर अब R1 की संक्रिया नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। यानी कि एक ही प्रभावित पत्ती को या एक ही प्रभावित स्तंभ को हम लोग बार बार उस संक्रिया में नहीं ला सकते हैं, यही इसका कहने का मतलब है। गुणधर्म 6 पर एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग कैसे करना है, थोड़ा सा हम लोग, और ये काम हम लोग व्यू में कर चुके हैं 3.4 प्रश्नावली में। तो चलिए इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग नोट में दूसरा पॉइंट लिखेंगे उसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सारणिक में कि किसी भी सारणिक को गणना सरल करने के लिए उसी पक्ति या उसी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करते हैं जिसमें शून्यों की संख्या अधिक होती है। तो हम लोग ये प्रारंभिक संक्रिया जो यहाँ पर लगाएंगे अवयव वाला, वो इसलिए लगाएंगे ताकि इसमें किसी पक्ति या किसी स्तंभ में अधिक से अधिक हमको शून्य प्राप्त हो, इसी के लिए हम लोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम R2 की संक्रिया कर रहे हैं, R2 की इसकी, तो देखिए 2n में से हम इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये R2 हो गया। 2 से गुणा करेंगे किसमें, R1 में। और देखिए यहीं पर हम लोग नोट में लिखे थे कि एक साथ यदि पक्ति संक्रिया एक से अधिक बार हो रही है तो पहली बार में प्रभावित पक्ति दूसरी बार में नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली बार में हम R2 की संक्रिया लिखे थे, अब अगली बार में R3 का लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें R2 प्रभावित हो रहा है, R2, और इसमें R3 प्रभावित होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, चलिए 3a ये है और इसमें 3 से गुणा करके इसमें घटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 3R1 हो जाएगा। R3 में से 3R1 उठाएंगे हम। चलिए क्या मिला देखते हैं। R1 उसी तरह लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर जो संक्रिया किए हैं ये R2 और R3 की संक्रिया है, R1 की संक्रिया नहीं हो रही है, यानी कि R1 प्रभावित नहीं हो रहा है, तो R1 को उसी तरह लिख देंगे, A प्लस B, A प्लस B प्लस C। चलिए R2 माइनस 2R1, इसमें 2 से गुणा करके इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये R2 है, 3A प्लस 2B माइनस 2R1, तो 2 इंटू A प्लस B, तो क्या होगा देखिए 3A प्लस 2B माइनस 2A माइनस 2B, ये 2B और 2B गया, 3A में से 2A जाएगा तो क्या होगा A। उसी तरह यहां पर आ जाइए R2 माइनस 2R1, तो R2 आपका क्या है 4A प्लस 3B, 4A प्लस 3B प्लस 2C माइनस 2 इंटू A प्लस B प्लस C, तो आपको मिल गया 4A प्लस 3B प्लस 2C, और इसमें 2 से गुणा कीजिएगा तो 2A 2B 2C हो जाएगा। तो अब की बार 2C जा रहा है, इसमें 2C खत्म हो जाएगा, जोड़ने पर 0 हो जाएगा, तो 4A से 2A जाएगा तो 2A, और 3B से 2B जाएगा तो B, यानी कि 2A प्लस B मिलेगा आपको, 2A प्लस B, ठीक है। क्योंकि 4A से 2A जाएगा तो 2A, और 3B से 2B जाएगा तो B। चलिए अब ये संक्रिया करते हैं, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1 0 हो जाएगा, R3 माइनस 3R1, R3 क्या है आपका देख लीजिए, यदि आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, आप लोग लिख सकते हैं यदि समझ में आ रहा है तो। 6A प्लस 3B माइनस 3R1, R1 ये है, ठीक है। तो इसमें 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3A माइनस 3B हो जाएगा, तो 3B खत्म हो जाएगा, और 6A से 3A जाएगा तो क्या मिलेगा 3A, ठीक है। चलिए फिर अब यहां पर 10A प्लस 6B प्लस 3C, और प्लस में माइनस में हमको 3R1 करना है, तो 3 इंटू R1 ये है, लिख दिए, संगत लिखा जाता है। अब इसके साथ इसको नहीं घटाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसके संगत, ठीक है। चलिए तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3A माइनस 3B माइनस 3C मिलेगा, तो 3 से 3C खत्म हो जाएगा, 10A से 3A जाएगा तो क्या मिलेगा 7A, 6B से 3B घटेगा तो क्या मिलेगा 3B,
हो गया, ये संक्रिया हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं हम लोग कि पहला स्तंभ में 2 जीरो मिल चुका है, पहला स्तंभ में, तो हम लोग पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर देंगे और उसमें केवल एक ही अवयव है, उसी को लिखेंगे। चलिए, तो क्या मिलेगा, a इंटू ये कोलम और ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या मिल रहा है, a 2a प्लस b 3a 7a प्लस 3b। बाकी हम इसको आगे लिखेंगे भी तो जीरो हो जाएगा, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है, और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं गुणधर्म में। तो चलिए विस्तार कर लेते हैं। एक इससे इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 7a² प्लस 3ab माइनस इससे इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या होगा, 6a² और प्लस 3ab। इसको हम लोग अब a इंटू क्या कर लेंगे, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 6a² माइनस 3ab, तो 3ab तो जीरो हो जाएगा घट के, 6a² से 7a² से 6a² घटेगा तो a² हो जाएगा, बराबर मिलेगा a³। देख रहे हैं प्रारंभिक संक्रिया करने के बाद हम लोग का गणना कितना आसान हो गया है। यदि आप लोग चाहेंगे कि हम बिना इसके हम इसको विस्तार करके इतना ला दें तो भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा गणना कठिन होगा, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुणधर्म का आप लोग प्रयोग कीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आगे जब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे तो इसी गुणधर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को सरल करते जाएंगे, आसानी से बनाते जाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इसका प्रश्नावली। प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि बिना प्रसार किए, बिना प्रसरण किए, बिना यानी कि विदाउट एक्सपेंशन हम इस सारणी को हम लोग को प्रूव करना है कि इतना के बराबर जीरो होता है। पहला क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन है, मैंने 1 से 5 तक को हम लोग क्वेश्चन जो दिया गया है वो हम लोग को बिना प्रसार किए, यानी कि इसको बिना एक्सपेंड किए हम लोग को LHS बराबर RHS सिद्ध करना है, यानी क्या करना है, गुणधर्म का प्रयोग करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हम लोग LHS लिखते हैं। LHS क्या है मेरा, x y z a b c x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग पीछे गुणधर्म में पढ़े थे कि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ 2 या अधिक पदों में व्यक्त हो तो सारणिक भी 2 सारणिकों या अधिक सारणिकों के रूप में व्यक्त हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए C3 आपका 2 पदों के रूप में व्यक्त है, योगफल के रूप में, तो इसे 2 सारणिक के योगफल के रूप में तोड़ दीजिए तो x y z a b c और C3 का पहला घटक पहले लिख लीजिए x y z, फिर यहां पर हम लोग लिख लेंगे, फिर उसी तरह C1 C2 तो वही होगा x y z a b c और फिर दूसरा घटक लिख लेंगे a b c। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि पहला जो सारणिक है इसके पहला स्तंभ जो है और तीसरा स्तंभ जो है उसके संगत अवयव समान है, ये भी x y z है और ये भी x y z है, यानी कि दोनों बराबर है। तो इसका मान क्या मिलेगा, 0 और प्लस इसमें देखिए दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ समान है, उसका भी मान 0 मिलेगा, तो इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। यही हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है a माइनस b b माइनस c c माइनस a b माइनस c c माइनस a माइनस b c माइनस a माइनस b और b माइनस c इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बिना प्रसार किए हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं इसका LHS में देखिए क्या है, a माइनस b b माइनस c c माइनस a, दूसरा स्तंभ है b माइनस c c माइनस a माइनस b और तीसरा स्तंभ है c माइनस a माइनस b b माइनस c। यहां पर हम लोग प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करेंगे। आप यूं बोला कैसे करेंगे, तो देखिए इसको और इसको जोड़िए, देखिए जोड़ते हैं a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a। तो आप देख रहे हैं a और a खत्म हो जा रहा है, b और b खत्म हो जा रहा है, c और c खत्म हो जा रहा है।
तो या तो आप R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 की संक्रिया कर दीजिए, या इसको भी जोड़िएगा तो 0 मिलेगा। देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। या तो आप C1 प्लस C2 प्लस C3 की संक्रिया कर दीजिए, यानी कि तीनों को जोड़ना है एक साथ। रखेंगे कहां? तो कहीं भी रख सकते हैं आप। यदि आप पत्ती की संक्रिया कर रहे हैं तो या तो R1 की जगह पर रख देंगे, या R2 की जगह पर, या R3 की जगह पर। या स्तंभ की संक्रिया आप कर रहे हैं, C1 C2 प्लस C3 जोड़ रहे हैं तीनों को एक साथ, तो कहीं भी आप रख सकते हैं उसका रिजल्ट, C1 की जगह पर, या C2 की जगह पर, या C3 की जगह पर। तो चलिए हम वो संक्रिया करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि चूंकि R1 की जगह पर हम रख दे रहे हैं, और लिखेंगे यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो आप लोग देख चुके हैं, अभी जोड़ के हम बताएं आपको कि इसका योग 0 मिलेगा, इसका योग उसी तरह देखिए, बी खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, सी खत्म हो जाएगा, ये भी 0 मिलेगा और ये भी 0 मिलेगा। ये तीनों 0 हमको प्राप्त हो गया। बाकी वाला प्रभावित नहीं होना है, उसको उसी तरह लिख दीजिए। चलिए C माइनस ए माइनस बी, फिर अगला में क्या है a माइनस बी, बी माइनस सी। अब यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग यही देख रहे हैं कि इस सारणिक का पहला पंक्ति का सारा अवयव शून्य है। तो क्या पढ़े हैं हम लोग कि किसी सारणिक के प्रत्येक, किसी पंक्ति के या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। इसके बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? 0, और यही हमारा RHS हुआ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और 86 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले LHS लिखिए। LHS हम लिख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और 86। हम लोग अब खोजेंगे इसमें कि इन दोनों कॉलम से इसका क्या संबंध है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हम लोग को इस रूप में तोड़ना है, इसको दो पदों के योगफल के रूप में तोड़ दीजिए। तो सबसे पहले यहां पर लिखिए 2, 3, 5, 7, 8, 9। हम 65 को लिख देंगे 7 into 9 प्लस 2, 7 63 और 2 65। और फिर अगला को हम लोग लिखेंगे 8 into 9 प्लस 2 प्लस 3, इसलिए कि 72 और 3 75 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 into 9 प्लस, ध्यान दीजिएगा 9 into 9 81 हो जाएगा। 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये क्या, यहां पर हम लोग को क्या करना था कि ये 0 लाना था। तो हम लोग को क्या चाहिए सारणिक में, या तो दो कॉलम या दो पंक्ति के अवयव समान हो जाए, या उसे दो पंक्तियों के रूप में व्यक्त करेंगे, अलग अलग करेंगे तो समान हो जाए। तो उसी स्थिति में हम किए हैं। देखिए यहां पर हम इसलिए इंटू के रूप में लिखे हैं क्योंकि इसमें से हम 9 कॉमन भी कर सकते हैं जब इसको अलग अलग करेंगे। तो इसमें भी दो पद है, पहला पद है 7 into 9, दूसरा पद है 2, यानी कि वो सारणिक जो है, सारणिक का तीसरा स्तंभ जो है वो दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति उसी तरह लिख देंगे 7, 8, 9, और तीसरा में क्या, ये पहला घटक पहले लिखिए 7 into 9, 8 into 9, 9 into 9, फिर प्लस कर दीजिए, पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति सेम लिखिए 7, 8, 9, और वो लिख दीजिए 2, 3, 5। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सारणिक मिला है इसके तीसरे स्तंभ से 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन कर लीजिए। तो 9 हम कॉमन कर लिए तो क्या मिला 2, 3, 5, 7, 8, 9, और मिला इसमें भी 7, 8, 9। और तब तक इसमें देखिए इस सारणी में पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ समान है, इसलिए इस सारणिक का क्या मान होगा, 0 होगा।
तो यहां पर हम लोग शून्य कर देंगे। और यहां भी देख लीजिए, इसमें भी दूसरा और तीसरा स्तंभ समान है, इसका भी मान 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 बराबर 0, यही हमारा RHS है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 क्वेश्चन में देखिए क्या है, 1 1 1 BC CA AB A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A और C इंटू A प्लस B। इसके बराबर भी हमको 0 ही लाना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले LHS लिखते हैं। क्या है, 1 1 1 BC CA AB और A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A C इंटू A प्लस B। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC CA AB AB प्लस AC, ये हो गया BC प्लस AB, ये हो गया CA प्लस BC। यहां ऐसे लिखे हैं तो यहां ऐसे लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग यहां पर प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, यदि इसको और इसको और इसको जोड़ेंगे तीनों को, तो 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस CA प्लस BC प्लस AB, यानी कि 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA मिल जाएगा। फिर उसी तरह इसको जोड़ेंगे, यानी कि तीनों का समान मिलेगा। तो हम किसको किसको जोड़ रहे हैं, इसको इसको और इसको, यानी कि C1 C2 और C3 को जोड़ करके C3 की जगह पे रख दीजिए। ठीक है। तो हम यहाँ पर C3 की संक्रिया करेंगे, लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 से। ध्यान दीजिएगा, तो बराबर हमको क्या मिलेगा, पहले C1 लिख लीजिए, C2 भी उसी तरह लिख लीजिए, क्योंकि यहां पर संक्रिया स्तंभ जो है वो C3 पर है, संक्रिया C3 पर है, तो C3 प्रभावित होगा। तो हम लोग तीनों को जोड़ेंगे, इसको 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 जोड़िएगा तो 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA मिल जाएगा। उसी तरह 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA मिल जाएगा। फिर उसी तरह 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA मिल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा स्तंभ में सभी अवयव समान है, तो उसको हम लोग कमन कर लेंगे। तो कमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA। फिर यहां पर क्या बचेगा, 1 1 1 और दूसरा को उसी तरह रहेगा, BC CA AB, और तीसरा में सब में से निकाल लिया तो क्या बचा है, 1 1 1। और आप लोग देख रहे हैं ना, उस सारणी का पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ समान है, इसलिए उस सारणी का क्या मान होगा, हम लोग गुणधर्म में पढ़े हैं, 0 होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0 बराबर 0, यानी हमारा RHS होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में देखिए, यहां पर भी सिद्ध करने को ही दिया है, 0 माइनस A B A 0 C माइनस B माइनस C 0 इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग प्रसार नहीं कर सकते हैं, यहां पर आप लोग प्रसार भी कर सकते हैं। यानी कि हम लोग इसको विस्तार जैसे हम लोग करते थे 3 इंटू 3 एडर के सारणी का, वैसा हम लोग विस्तार कर सकते हैं। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें शून्य की संख्या सब में 1 1 है, इसलिए आसानी से हम लोग इसको विस्तार ही कर दें, हम लोग का RHS प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए LHS पहले हम लोग लिखते हैं, क्या है, 0 माइनस A B A 0 C माइनस B माइनस C 0। तो चलिए C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। C1 के अनुदिश विस्तार करने पर
तो चलिए क्या मिलेगा, C1 देखिए इसका चिन्ह प्लस होता है तो 0 है, छोड़ देंगे, इसका चिन्ह माइनस होता है तो माइनस माइनस a लिखेंगे। और फिर देखिए इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस पंक्ति को छोड़ देंगे तो हमको a माइनस b C0 मिल रहा है। ठीक है, फिर इसका चिन्ह प्लस होता है तो ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा a माइनस b 0 माइनस c, तो क्या मिला a इंटू 0 और सूत्र में माइनस होता है और इसका गुणनफल माइनस होगा इसलिए क्या हो जाएगा प्लस bc। यहां देखिए माइनस ac माइनस ये 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा abc और इसमें क्या मिलेगा माइनस abc इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और यही हमारा RHS है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दिया है a स्क्वायर ba CA AB माइनस बी स्क्वायर CB AC BC माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू हमको सिद्ध करना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसका LHS देखिए पहले लिख लेते हैं, a स्क्वायर BA CA AB माइनस b स्क्वायर CB AC BC माइनस सी स्क्वायर। अब इसमें देखिए इमेजिन कीजिए कि इसमें क्या हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग संक्रिया करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 0 आए, उसी के लिए यहां पर हम लोग संक्रिया करेंगे सारणिक में। तो ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कि इसमें कुछ कॉमन भी निकल सकता है क्या, तो देख लीजिए पहला स्तंभ से a कॉमन कर लेंगे, दूसरा स्तंभ से b कॉमन कर लेंगे, तीसरा स्तंभ से c कॉमन कर लेंगे, या पहला पंक्ति से a कॉमन कर लीजिए, दूसरा पंक्ति से b कॉमन कर लीजिए, या तीसरा पंक्ति से c कॉमन कर लीजिए। आप इनमें से पंक्ति या स्तंभ में से कहीं से भी आप a b c कॉमन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज हम यहां पर लिखेंगे। तो चलिए हम पंक्ति से निकालते हैं, तो लिखेंगे R1 R2 और R3 से क्रमशः a B और C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ लेने पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो A कॉमन लेंगे तो A मिलेगा, B कॉमन लेंगे तो B, C कॉमन लेंगे तो C हो जाएगा, A B C बाहर। तो R1 से A कॉमन किए हैं तो इसमें A बचा, इसमें B बचा, इसमें C बचा, तो लिखिए A B C। इसमें B कॉमन किए हैं तो इसमें A बचा, इसमें माइनस B और इसमें C, तो A माइनस B C लिखिए, A माइनस B और C। चलिए फिर इससे C कॉमन किए हैं आप, तो A मिला इसमें, इसमें B, इसमें माइनस C, तो लिखेंगे A B माइनस C। हम लोग देख लीजिए सारणी बदल गया। अब हम लोग इस पर ऐसा काम करेंगे हम लोग ताकि ये अधिक से अधिक शून्य हो जाए, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा गलती किए हैं, इसमें हम लोग माइनस छुटा हुआ है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन सही नहीं रहेगा तो आंसर नहीं मिल पाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग करेंगे क्या कि आप इसको अधिक से अधिक 0 लाने का प्रयास करेंगे कि 0 आ जाए, या यहां से भी आप लोग विस्तार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की भी सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट हम लोग बना रहे हैं तो थोड़ा हम लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमको भी संक्रिया की जानकारी है, तो इसलिए हम लोग संक्रिया के रूप में इसको तोड़ेंगे, यानी कि 0 लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि R1 की संक्रिया हम कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ के R1 की जगह पे रखेंगे, तो हम R1 की संक्रिया करेंगे तो लिखेंगे R1 प्लस R2 से, ठीक है। और ये दो संक्रिया कर देते हैं इसी में, और R2 की भी संक्रिया कर रहे हैं, देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे R2 माइनस R3 से। दो संक्रिया एक साथ ली है तो हमको मिला A B C। अब ध्यान दीजिएगा R1 प्लस R2 0, R1 प्लस R2 0, R1 प्लस R2 2C, ठीक है। चलिए अब R2 की संक्रिया करेंगे, R2 माइनस R3 0,
R2 माइनस R3 माइनस 2B, R2 माइनस R3 प्लस 2C, और R3 उसी तरह रहेगा A B माइनस C। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि C1 में 2 जीरो हो चुका है, तो हम लोग C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। तो A B C ये तो बाहर रहेगा, इसको हम लोग कर देते हैं कोष्टक में A प्लस माइनस प्लस इसका चिन्ह होगा, और फिर इसके बाद ये पत्ती और ये स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 0 2C माइनस 2B 2C। ठीक है, चलिए क्या मिला A B C, A इंटू क्या मिला 0, माइनस होता है सूत्र में, और इसका गुणनफल माइनस 4BC होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4BC। चलिए क्या होगा ABC इंटू में क्या मिला 4ABC इक्वल टू क्या मिला, गुना कर देंगे इसमें तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यही हमारा RHS होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 1। इसमें दिया है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B B माइनस C C माइनस A। ध्यान दीजिएगा, यदि डिटर्मिनेंट में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें कोई एक स्तंभ या कोई एक पंक्ति 1 1 1 हो, तो हमको सोचना ही नहीं है कि क्या करना है, हमको इसमें 2 को 0 कर देना है। बस हमको इस पर ध्यान देना है कि इन दोनों को 0 करना है, इधर क्या आएगा उसके बारे में नहीं सोचना है। यहां पर हम लोग को इन तीनों में से किसी 2 को 0 कर देंगे, ऐसी संक्रिया करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम LHS लिख रहे हैं। यहां पर LHS में हम क्या लिखेंगे 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग संक्रिया करेंगे। तो देखिए R1 की संक्रिया कर रहे हैं तो लिख रहे हैं R1 माइनस R2, और R2 की भी संक्रिया कर लीजिए और लिख दीजिए R2 माइनस R3 से। देखिए R1 में से R2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, R2 में से R3 घटा देंगे तो एक और 0 हो जाएगा, यानी कि अधिक से अधिक शून्य की संख्या लानी है इसमें। तो उसके लिए तो हमको 1 1 1 दिया ही, आसानी से शून्य आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के डिटर्मिनेंट में जहां 1 1 1 दिया गया हो 2 को शून्य कीजिए, ऑटोमेटिक आपका RHS मिलता जाएगा। और RHS पर भी हम लोग ध्यान देते रहेंगे कि क्या लाना है हमको। तो चलिए यहां आ जाते हैं, तो क्या मिला हमको, यहां ध्यान दीजिए, इसमें R1 में से R2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहां R1 से R2 घटाएंगे तो A माइनस B हो जाएगा, और यहां R1 से R2 घटाएंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह नीचे R2 की संक्रिया कीजिए, R2 माइनस R3 0, R2 माइनस R3 B माइनस C, और फिर R2 माइनस R3 B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, और R3 उसी तरह लिख दीजिए क्योंकि R3 प्रभावित नहीं है। आप लोग क्या देख रहे हैं कि 2 0 तो मिल गया, विस्तार करना है अभी नहीं, इसमें हम लोग इस प्रकार का जो कमन है वो कमन निकालेंगे अभी हम लोग। तो चलिए देखते हैं 0 0 1 A माइनस B B माइनस C C, इसको तोड़ दीजिए सूत्र पर A प्लस B इंटू A माइनस B, इसको तोड़ देंगे B प्लस C इंटू B माइनस C, इसको तो उसी तरह रहने दीजिए। चलिए पहला पद किसे देखिए क्या कमन है, A माइनस B कमन कर लीजिए। दूसरा पद किसे क्या कमन है, B माइनस C कमन कर लीजिए। चलिए तो क्या मिला 0 1 A प्लस B, इसमें से माइनस B निकल गया तो 1 हो गया, और 0 में A माइनस B है ही, क्योंकि 0 को तो कुछ भी कमन कर सकते हैं 0 से, ध्यान दीजिएगा। यहां 0 1 B प्लस C, और यहां हो जाएगा 1 C C स्क्वायर। अब चलिए ध्यान दीजिए यहां पर A माइनस B B माइनस C, और अब इसका विस्तार कीजिए। तो देखिए पहला कॉलम के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे,
इसका तीसरा अवयव 1 है, तो प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस होगा। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सारणी किसका, तो इसको छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1a प्लस b 1b प्लस c। चलिए क्या मिला देखिए, a माइनस b b माइनस c। चलिए इसको विकर्ण को गुणा कीजिए तो b प्लस c, माइनस इसको गुणा कीजिए तो a प्लस b। क्या मिला, a माइनस b b माइनस c, और फिर यहां पर मिलेगा b प्लस c माइनस a माइनस b। तो यहां पर b और b खत्म हो जाएगा, हमको क्या मिल गया a माइनस b b माइनस c, और यहां पर मिल गया c माइनस a। और देख लीजिए हम लोग का यही RHS है। तो इस एक्सरसाइज में इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसमें पहला पक्ति 1 1 1 है, तो आप लोग हम जानते हैं कि आप लोग कर सकते हैं, तो कीजिए। फिर बाकी जो क्वेश्चन होगा हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।